Namaskar. Welcome to English for everyone. Today I am going to teach you some important Hindi to English translation. So, without wasting any time, let's get started. सबसे पहले जो है वाक्य बनाने का जो नियम होता है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आज हमारा जो है ट्रांसलेशन है, ये ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हम हिंदी से अंग्रेजी जब बनाते हैं तो सबसे पहले हमें ध्यान देना पड़ता है सब्जेक्ट, इसके बाद में वर्ब, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट। तो ये तीन चीजें हमें ध्यान रखनी होती है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट पर ध्यान देना है कि इसका वाक्य का सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट यदि है तो सब्जेक्ट लगाएं, वरना फिर आगे हम वर्ब से वाक्य शुरू कर दें। यदि हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है तो फिर हम वर्ब से वाक्य को शुरू कर दें। और अगर प्लीज काइंडली कुछ है हमारे पास में तो वर्ब से पहले उसको लगा दें, और जिसको कहा जा रहा है या जिस चीज़ के बारे में है वो, तो फिर वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट हर चीज़ नहीं होती है, क्या या किसको का जवाब होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। आइए देखते ये है कि सब्जेक्ट के स्थान पर कौन होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट के स्थान पर कौन होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा। अब देखना ये है कि सब्जेक्ट का यहाँ सब्जेक्टिव केस होता है। सब्जेक्ट के स्थान पर जो हम यूज करेंगे तो वो सब्जेक्टिव केस होगा, सब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। और हम ऑब्जेक्ट के स्थान पर अगर हम प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्टिव केस होगा। जैसे मान लीजिए आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, जैसे यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, जैसे सी का ऑब्जेक्ट हर होता है, ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, वी का ऑब्जेक्ट अस होता है। तो इस तरह से हम यहाँ क्या है ऑब्जेक्ट लगाएंगे। यदि यहाँ सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, अगर यहाँ की बात कर रहे हैं तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस होगा। अगर बात हम नाउन की करें तो नाउन यहाँ भी आ सकता है सब्जेक्ट के स्थान पर, और नाउन ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी आ सकता है। यानी कि वर्ब से पहले भी नाउन आ सकता है, वर्ब के बाद में भी नाउन आ सकता है। कुछ ऐसा है। आइए आज के कुछ वाक्य हम शुरू करते हैं। अगर हम लिखते हैं यहाँ, जैसे मान लीजिए आज का हमारा पहला सेंटेंस है कि आप अपनी तैयारियों पर पूरा ध्यान दें, पूरा ध्यान दें। आप अपनी तैयारियों पर पूरा ध्यान दें, इसे हमें अंग्रेजी बनानी है। कैसे बनाएंगे, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे पे फुल attention to, pay full attention to your preparations, pay full attention to your preparations। ये हुआ, आप अपनी तैयारियों पर पूरा ध्यान दें, pay full attention to your preparations। ये हुआ। देखिए आगे अगला है हमारा सेंटेंस। जैसे अगर हम लिखें कि अपना ध्यान मत हटाओ, अपना ध्यान मत हटाओ, ये है इसमें। तो इसको कैसे लिखेंगे, अपना ध्यान मत हटाओ, तो इसको लिखेंगे डोंट divert your attention
डोंट डिवर्ट योर अटेंशन, अपना ध्यान मत हटाओ। डोंट डिवर्ट योर अटेंशन, अपना ध्यान मत हटाओ, ये हुआ। अब देखिए अगला सेंटेंस। तो क्या है कि आज का वीडियो आप पूरा देखिएगा, बहुत कुछ इसमें हम आपको बताने वाले हैं और इतने नए नए जानकारी, इतने अच्छे सेंटेंस आपको बताएंगे कि जो आमतौर पर दैनिक जीवन में हम बोलने में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो और उनको कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, कैसा है वो वाक्य, आज तक ऐसे सेंटेंस हम आपको बताने वाले हैं जो कभी आए हुए ही नहीं होते हैं, कभी किसी ने सुना भी नहीं होगा, ठीक है ना। ऐसे सेंटेंस हम आपको बताने वाले हैं कुछ नए अंदाज में। देखिए अगला जो हमारा सेंटेंस होगा वह आपसे बिछुड़ने से, वह आपसे बिछुड़ने से डरता है, ये हुआ। इसको हम कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? वह आपसे बिछुड़ने से डरता है, कैसे लिखते हैं आइए। यहां हम सी भी कर सकते हैं और ही भी कर सकते हैं। वह आपसे बिछुड़ने से डरती है तो फिर यहाँ सी लिखेंगे, डरता है तो यहाँ ही लिखेंगे। तो ही, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। क्या है वो? वर्ब। क्या काम है? काम इसमें क्या हो रहा है? डरना। तो इसको डरने को क्या बोले, क्या है वो? वर्ब है। वर्ब इसमें है डरता है, ठीक है ना। तो ही फियर्स, वह डरता है। किस बात से डरता है? बिछुड़ने से। तो ही फियर्स सेपरेशन, ही फियर्स सेपरेशन, वह बिछुड़ने से डरता है। फ्रॉम, ही फियर्स सेपरेशन फ्रॉम योर कंपनी, आपके संगति से, अर्थात आपसे, ठीक है ना। फ्रॉम यू भी कर सकते हैं और फ्रॉम योर कंपनी भी कर सकते हैं, फ्रॉम योर एसोसिएशन भी कर सकते हैं। तो ही फियर्स सेपरेशन फ्रॉम यू या फिर ही फियर्स सेपरेशन फ्रॉम योर कंपनी, वह आपकी संगत से अर्थात वह आपसे बिछोड़ने से डरता है, ये हुआ। देखिए उसके बाद अगला, जैसे अब हम अगला लिखें, उसे समझाना, बेकार है। उसे समझाना बेकार है, ये हम काफी बार बोलते भी हैं, सुनते भी हैं। तो इसको अंग्रेजी में कैसे बोला जाए, आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे? इट इज मीनिंगलेस, इट इज मीनिंगलेस, ये बेकार है, ठीक है ना, बेकार है। आप यहाँ यूजलेस भी कर सकते हैं, या तो हम यहाँ इट इज मीनिंगलेस करें या फिर हम यहाँ इट इज यूजलेस कर दें, यूजलेस, इट इज यूजलेस या इट इज मीनिंगलेस, ठीक है। टू मेक हिम अंडरस्टैंड, क्या हुआ ये कि इट इज मीनिंगलेस टू मेक हिम अंडरस्टैंड, उसे समझाना, टू मेक हिम अंडरस्टैंड, उसे समझाना क्या है? इट इज मीनिंगलेस, बेकार है, अर्थहीन है, व्यर्थ है,
या फिर हम करें इट इज यूजलेस टू मेक हिम अंडरस्टैंड, इट इज मीनिंगलेस टू मेक हिम अंडरस्टैंड। ये हुआ। तो आप चाहे मीनिंगलेस लिखें या आप यूजलेस करें तो दोनों ही सही है। आगे लिखते हैं। ये दैनिक जीवन में काम आने वाले सेंटेंस है जो मैं आपको सिखा रहा हूं। अच्छे अच्छे वाक्य हर रोज आपको मिला करेगा। देखिए आगे, अगर मैं यहां लिखता हूं कि मैं उसके जैसे मान लीजिए लिखता हूं दयनीय हालत, मैं उसके दयनीय हालत को समझता हूं, मैं उसके दयनीय हालत को समझता हूं, अर्थात मैं उसके दयनीय हालत से वाकिफ हूं, अर्थात मैं उसको समझता हूं। ठीक है ना। तो इसमें हम इसको कैसे लिखेंगे, मैं को क्या बोलते हैं आई। अब समझना को क्या कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए या तो आप कंसीडर करें, ठीक है, समझना, या फिर मान लीजिए इसके लिए मेक आउट करें या अंडरस्टैंड करें। तो हम यहाँ आज मेक आउट कर रहे हैं, मेक आउट, ये फ्रेजल वर्ब है। मेक आउट मीन्स क्या होता है, समझना। आई मेक आउट, मैं समझता हूँ उसके दयनीय हालत को। तो अब ये लिखना है उसके, हिज pitiable, his pitiable, P-I-T-I-A-B-L-E, his pitiable condition, his pitiable condition, I make out his pitiable condition, मैं उसके दयनीय हालत को समझता हूँ। ठीक है, या I consider his pitiable condition, या फिर हम ये लिख सकते हैं I understand his pitiable condition, या I make out his pitiable condition। ये हुआ। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। लिखते हैं अगला। अगला जो सेंटेंस है तो उसको हम लिखें कि वह मेरे लायक कुछ भी नहीं था, वहां मेरे लायक कुछ भी नहीं था। ये भी हम काफी बार बोलते भी हैं, सुनते भी हैं, वहां मेरे लायक कुछ भी नहीं है या नहीं था। वहां मेरे लायक कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ये प्रेजेंट में है, वहां मेरे लायक कुछ भी नहीं था तो ये हुआ पास्ट का, तो ये पास्ट में है। देखिए वहां मेरे लायक कुछ भी नहीं था तो क्या लिखेंगे, देयर, TSERE। अब ये प्रारंभिक वर्ड है देयर, इसका अपना कोई अर्थ नहीं है। तो देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग वर्दी ऑफ मी, देयर नहीं करना है, देयर, ये हुआ, देयर इज नथिंग वर्दी ऑफ मी देयर, वह मेरे लायक कुछ भी नहीं है, अर्थात नहीं था लिखना है तो आप यहाँ वॉज कर सकते हैं। देयर वॉज नथिंग, वहां कुछ नहीं था, वर्दी ऑफ मी, मेरे लायक, मेरे योग्य, देयर मीनिंग वहां, मेरे योग्य, मेरे लायक वहां कुछ भी नहीं था। ये हो। अगला देखिए,
अगला सेंटेंस जो हम बनाने वाले हैं, वह मेरे समकालीन नहीं है। वह मेरे समकालीन नहीं है, ठीक है, ये लिखना है। तो इसकी अंग्रेजी हम कैसे बनाएंगे कि ही इज नॉट माई कंटेम्पररी। ही इज नॉट माई कंटेम्पररी, वह मेरे समकालीन नहीं है। अगर हम लिखना चाहते हैं वह मेरे समकालीन नहीं था, तो he was not my contemporary, वह मेरे समकालीन नहीं है, तो he is not my contemporary, वह मेरे समकालीन नहीं है। यानी वो मेरे समय का नहीं है। मैं कोई काम करता था तो उस समय वो मेरे साथ नहीं था, इसका मतलब ये हुआ। तो इसलिए कहते हैं कि he is not my contemporary, वह मेरा समकालीन नहीं है। यानी कि जब मैं कोई काम करता था उस समय वो मेरे साथ नहीं था, उसने मेरे साथ कोई काम नहीं किया, तो इसका मतलब है कि उस समय मैं जो काम करता था उस समय वहाँ पर मेरे वो आसपास में नहीं था, यानी कि मैं जो काम करता था उस काम के आसपास में वो नहीं था। इसका मतलब है ही इज नॉट माई कंटेम्प्रेरी, वह मेरा समकालीन नहीं है, ये हुआ। अब लिखते हैं अगला। देखिए अगला सेंटेंस अगर हम लिखते हैं कि वह मेरा समकालीन नहीं है तो हो गया। अब देखिए उसके बाद में आप मेरे समझ से लगभग परे हैं। आप लगभग या फिर आपके विचार कर लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके विचार लगभग मेरी समझ से परे हैं। आपके विचार लगभग मेरी समझ से परे हैं, यानी आपका विचार ही कुछ ऐसा है कि वो मेरे समझ से परे है, पता नहीं क्या है, मतलब ये हुआ। आइए इसको कैसे लिखते हैं। योर ओपिनियन में क्या होता है, विचार, या रिफ्लेक्शन में विचार होता है, ठीक है ना, आइडिया में विचार होता है। तो योर ओपिनियंस यानी आपके विचार, आपके विचार आर ऑलमोस्ट बियॉन्ड माय comprehension। देखिए क्या बना है इसका, योर ओपिनियंस आर ऑलमोस्ट बियॉन्ड माई कंप्रेहेंशन। आपके विचार लगभग मेरे समझ से परे हैं। बियॉन्ड का मतलब है परे है या बाहर है या समझ में वो नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो यानी बियॉन्ड का मतलब है परे, दूर, या मान लीजिए बाहर, ये मतलब है इसका। तो योर ओपिनियन आर ऑलमोस्ट बियॉन्ड माई कंप्रेहेंशन, ठीक है। तो ये हुआ। अब लिखते हैं अगला सेंटेंस। जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखता हूं यहां कि यदि तुम्हें बोलना नहीं आता है, यदि तुम्हें बोलना नहीं आता है तो चुप रहो। अब हमें इसकी अंग्रेजी बनानी है।
यदि तुम्हें बोलना नहीं आता है तो चुप रहो, ये हुआ। तो क्या करते हैं, इसको कैसे लिखते हैं कि चुप रहो, इसको लिखना है तो इसको लिखेंगे ग्रो